तो जैसा कि आप लोग को पता है कि क्वेश्चन जो है 20 तक मैं कर चुका हूँ एनसीएल वाला का। चूँकि एनसीएल का अभी एग्ज़ाम भी होने वाला है 6 जुलाई को, जो लोग फॉर्म भरे हैं स्टाफ नर्स का उनको पता है। बाकी मैं प्रैक्टिस स्टाफ नर्स के हिसाब से मैं करा रहा हूँ। तो स्टाफ नर्स के लिए आज फिर से 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए 20 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 20 तक कर चुके हैं, 1 से 20 हम लोग आज यहाँ से 21 से फिर हम लोग देखेंगे आगे। एनसीएल नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड होता है, जो इंडिया के एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। कहता है कि एयर पे मैन्यूवर टू ओपन एयरवे रिकमेंडेड इन ट्रॉमा पेशेंट इज। कह रहा है कि आघात रोगी में अनुशंसित वायु मार्ग खोलने के लिए वायु मार्ग कुशलता निम्न में से क्या है। देखिए मैनूवर एक क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछता है, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के मैनूवर होता है जिसको हम लोग तरीका बोलते हैं, कुशलता बोलते हैं कि वो चीज़ अपनाकर हम इस मरीज में क्या कर सकते हैं। तो एयर वे मैनूवर यानी वायु मार्ग को खोलने के लिए ऐसा स्किल सेट करना जो एक आघात मरीजों के लिए वायु मार्ग खोलने के लिए हो, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होता है वायु मार्ग के लिए वह होता है जो थ्रस्ट, ठीक है ना। जॉ थ्रस्ट जो होता है, जबरा थ्रस्ट, ये आपका जो है एयरवे ओपन करने के लिए रिकमेंडेड एयरवे मैनूवर होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। मधुमेह से ग्रसित प्रसूता के नवजात शिशु में किस लक्षण के प्रकट होने के बाद तत्काल नर्सिंग हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। यानी एक महिला है, ठीक है, जो मतलब बच्चा नया जन्म ले रहा है, उस बच्चा के माँ जो है मधुमेह से ग्रसित है, ठीक है। तो आप बच्चे में कौन सा लक्षण दिखेगा जिस पर आप एज ए नर्सिंग आप जो है हस्तक्षेप करने की आवश्यकता आपको होगा तत्काल, ठीक है। रोना, जागना, जिटरिंग मूवमेंट, ठीक है, और याविंग यानी जम्हाई लेना। तो देखिए जो मैं यहाँ पे आपको बता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिटरिंग मूवमेंट। क्योंकि एक बच्चा जब नॉर्मल होता है तो जन्म के बाद वो क्राइंग रोता भी है, जागता भी है, ठीक है, जम्हाई भी लेता है। लेकिन जिटरिंग जो मूवमेंट होता है यह आपको मधुमेह से ग्रसित प्रसूता में बच्चे में लक्षण जिटरिंग मूवमेंट का दिखता है, ठीक है ना। आगे है रोगी को सक्रिय श्रम में प्रसव इकाई में भर्ती कराया जाता है, ठीक है। मतलब एक्टर रोगी जो है उसको एक्टिव लेबर रूम में भर्ती कराया जाता है, ठीक है। एग्जामिन के दौरान पता चलता है कि नर्स को पता चलता है कि जो पेरिनियम है, ठीक है, वहाँ पे एक दानेदार घाव है, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन द नर्स नोट ए पैपुलर, ठीक है ना, पैपुलर लेसन, समझ गए, एक दानेदार घाव दिखता है उसको वहाँ पे। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया करवाई सबसे उपयुक्त होगा एज ए नर्स के द्वारा, ठीक है। तो जैसे मान गए कि नर्स है, ठीक है, लेबर रूम में जो है पेशेंट भर्ती हुआ एक्टिव लेबर रूम में, तो सर्जरी से पहले या लेबर से पहले एग्जामिन करते हैं। तो उस एग्जामिन के दौरान नर्स को पता चलता है कि पेरिनियम एरिया में, ठीक है, पेरिनियम एरिया में एक दानेदार लेसन है, घाव है। तो सबसे पहले क्या करेगी, तो इस चारों ऑप्शन में से सबसे राइट आंसर है कि वह जो है रिपोर्ट को, परीक्षण को डॉक्टर को सूचित करेगी कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे है यहाँ पे रोगी को माइग्रेन के सिर दर्द के उपचार के लिए भर्ती किया जाता है। यानी एक रोगी है जिसको माइग्रेन है, माइग्रेन में सिर दर्द होता है, आपको पता है। तो ऐसे कंडीशन में उपचार के लिए भर्ती किया जाता है। रोगी के लिए सुमेट्रिपिन देख लीजिए सक्सेनेट दवा निर्धारित की जाती है। रोगी के इतिहास में निम्न में से क्या डॉक्टर को सूचित किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी एक मरीज है, बात समझ गए, जो माइग्रेन के लिए भर्ती होता है उसको सुमाट्रिपेटिन ससीनेट प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो दवा के बारे में डॉक्टर को क्या सूचित करना चाहिए, ठीक है। तो इससे डायबिटीज, एंजाइना, कैंसर या क्लस्टर है। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सुमेट्रिपेटिन, सक्सेनेट, ये दवाइयाँ जो है यह रोगी के इतिहास में निम्न में से क्या डॉक्टर को सूचित किया जाना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इन द पेशेंट हिस्ट्री शुड बी रिपोर्टेड टू द रिकॉर्ड। तो ये दवाइयाँ से हिस्ट्री में एक कंप्लेन आ सकता है एंजाइना का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एंजाइना का। याद रखिएगा कौन सा, ये दवा से हिस्ट्री में ये आपको देखने को मिल सकता है। आगे है एक समान शिशु का सिर का परिधि कितना होता है, जो हेड सरकमफ्रेंस होता है वो कितना हो सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। तो राइट आंसर इसका होता है 35, तो 33 से 35 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है शिशु के प्रति मिनट सामान्य पल्स दर कितना होता है।
तो एक नॉर्मल शिशु को, ठीक है, इन्फेंट को जो होता है 120 से 60 जो है पल्स रेट होता है नॉर्मल। आगे क्वेश्चन है 27 से 30, 4 क्वेश्चन है जो इस पैराग्राफ पर बेस है, ठीक है। कह रहा है कि एक 25 वर्ष पुरुष कोमाटोस, ठीक है ना, कोमाटोस स्थिति में आपातकालीन विभाग में आता है, ओके। उसको सांसें लेने में कठिनाई हो रही है, वो कंप्लेन कर रहा है कि सांस लेने में कठिनाई हो रही है। पल्स रेट 126 पर मिनट है और बीपी 82/44 है, ठीक है, काफ़ी कम है बीपी भी। उसकी पुतली अनइक्वल है, मतलब असमान है, यानी पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल इमरजेंसी में है क्योंकि पल्स उसका बढ़ा हुआ है, बीपी कम है, तो बीपी कम होगा तो ऑटोमेटिक है पल्स बढ़ा रहता है, ठीक है ना। और कंडीशन ऐसा भी है कि उसका पुतली जो है, पपिल जो है, वो भी जो है अनइक्वल है, ठीक नहीं है। तो यह जो है साइन काफ़ी क्रिटिकल और इमरजेंसी का होता है। तो ऐसे कंडीशन में चूँकि वो इमरजेंसी में आया है, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ABC ध्यान रखते हैं। जैसे कोई मरीज़ बीपी कम, हार्ट रेट ज़्यादा आया, तो हो सकता है वो जो है इंजरी वाला, चोट वाला भी पेशेंट, ट्रॉमा वाला भी पेशेंट हो सके। तो हम सबसे पहले ABC चेक करते हैं, ठीक है। ये आपातकालीन इमरजेंसी का सबसे फर्स्ट नियम है, कोई मरीज़ आए उसका ABC चेक करें, एयरवे, ब्रीदिंग, ठीक है, और उसके बाद सर्कुलेशन, ये चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जब ऐसा कंडीशन हो तो हम एयरवे मैनेजमेंट करेंगे, वायु मार्ग का प्रबंध करेंगे ABC नियम में, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो वायु मार्ग का प्रबंध करेंगे ABC के नियम के अनुसार, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, आते हैं किसी को IV फ्लूइड हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, जांच के लिए नहीं भेज सकते हैं, मीटाजोलम नहीं दे सकते हैं बगैर उसके असेसमेंट का। आगे है, देखिए उसी पर आधारित है, उपरोक्त रोगी में IV फ्लूइड का सर्वोत्तम विकल्प क्या है। जो ऊपर दिया गया है यहाँ पे कह रहा है कि इसमें सर्वोत्तम, मतलब ऐसे मरीज़ जिसका बीपी कम है, पल्स 126 है, मरीज़ का पपिल भी जो है क्या है, नॉर्मल नहीं है, तो इस कंडीशन में हम कौन सा फ्लूइड जो है मरीज़ को देंगे। बीपी भी कम है तो हम इसमें कौन सा जो है देंगे, सबसे अच्छा इसमें क्या माना जाएगा, तो हम इसमें क्या देंगे, आप लोग कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है कि ऐसे मरीज़ में, जो ऊपर वाला यहाँ पे कंडीशन दिया है, ऐसे मरीज़ को कौन सा तरल IV फ्लूइड हम लोग देंगे, कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे है कुछ क्वेश्चन आपको भी जवाब देना चाहिए। उपरोक्त रोगी, यानी ऊपर के रोगी को कुछ समय बाद कार्डियक अरेस्ट से ग्रसित हो जाता है, यानी जो ऊपर का मरीज़ है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो नाड़ी की जाँच करने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी। कार्डियक अरेस्ट आने पर हम क्या करते हैं, पल्स चेक करते हैं ना, तो कौन सा जो चेक करते हैं, कहाँ किस साइट पर पल्स चेक करेंगे, रेडियल आर्टरी, पोप्टियल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंटी क्यूबेटल आर्टरी। तो सबसे राइट आंसर क्या होता है, कैरोटिड धमनी, कैरोटिड आर्टरी को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर C, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसका राइट आंसर होगा। किस दर पर छाती कंप्रेस हो जाएगा और उस रोगी में वायु संचार की दर क्या होगी। अब यहाँ पे उसी क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है कि किस दर पर छाती कंप्रेस हो जाएगा, एट व्हाट रेट चेस्ट विल कंप्रेस्ड एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ वेंटिलेशन इन सेम पेशेंट। तो हम लोग जानते हैं कि जब एडल्ट हो तो एडल्ट के लिए जो कंप्रेशन होता है, जो वेंटिलेशन होता है, वह 30:2 में होता है, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क यातायात दुर्घटना के रोगी को बीपी इतना आ रहा है, इसका भी बीपी देखिए काफ़ी कम है, ठीक है, कंडीशन दे रहा है। पल्स यहाँ भी बढ़ा हुआ है, वह सचेत है, लेकिन पेशेंट क्या है, कॉन्शियस है और ओरिएंटेड है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में अक्सर जो है पेशेंट क्या होता है, धीरे धीरे कोमा में चलने लगता है क्योंकि बीपी काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पल्स ज़्यादा है, बीपी कम है, ठीक है, लोअर साइड है, वह सचेत एवं ओरिएंटेड है, कॉन्शियस और ओरिएंटेड है। केवल चोट लगने से दाहिने पैर की लंबी हड्डी में फ्रैक्चर के साथ घाव से बहुत अधिक मात्रा में खून बह रहा है, ठीक है। कंडीशन दे दिया है कि चोट लगा है उसके दाहिने पैर में, राइट पैर में, तो लंबी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर ऐसा है कि घाव से अधिक ब्लडिंग आ रहा है, मतलब उसका फ्रैक्चर काफ़ी डीपली और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, ठीक है। आर पर कट गया है स्किन को, तो काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। निम्न में से क्या तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। तो सबसे पहले मरीज को हम देखते हैं ABC के नियम के अनुसार, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। तो हम इसमें
देखेंगे सर्कुलेशन, यानी ब्लडिंग बह रहा है, ब्लडिंग निकल रहा है, तो हम पहले ब्लीडिंग का मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा देर ब्लीडिंग बहते छोड़ दे, नहीं उसका प्रबंध करे, तो ऐसे भी धीरे धीरे पेशेंट का बीपी कमते कमते वो डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जांघ में टूर्निकेट का उपयोग कर रक्तस्राव बंद करना, ठीक है, शल्य चिकित्सक को बुलाना। बात समझ गए? तो इन चीज़ों को आपको जो है ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में है शल्य चिकित्सक को बुलाना, तो ये अलग है। ऑप्शन डी सर्जन को बुलाना, ये अलग है। सबसे पहले तो आपको स्टॉप ब्लीडिंग कम करने के लिए, बंद करने के लिए उपाय करना होगा, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। आगे है 32 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक डिप्रेस मरीज है, यानी एक जो है उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन वाला मरीज है, डिप्रेस्ड कॉन्शियस है, ठीक है, मधुमेह रोगी। लैब रिपोर्ट में उसका जो ग्लूकोज लेवल है वह 586 mg प्रति DL आया है, ठीक है। यानी 586 शुगर लेवल काफ़ी हाई होता है, आप लोग को पता है, काफ़ी हाई क्या, बहुत ज़्यादा हाई, यानी यह इमरजेंसी कंडीशन है, इतना ज़्यादा हाई है। मूत्र में कीटोन 3++ है। कौन सा IV द्रव सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है, NS, DNS इंसुलिन के साथ, RL इंसुलिन के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए कंडीशन, DNS में इंसुलिन मिला के कब देते हैं, यह पोटेशियम करेक्शन के लिए देते हैं। जब पोटेशियम बढ़ा होता है तब हम DNS में इंसुलिन जो है मिलाकर देते हैं, ताकि पोटेशियम करेक्शन सही हो सके, ठीक है। पोटेशियम 3 से लेकर 5, 3.5 से लेकर 5 तक होता है। तो जब पोटेशियम का लेवल गड़बड़ाता है तब हम DNS में इंसुलिन मिलाकर देते हैं। तो यहाँ पे तो पोटेशियम का कोई बात नहीं, कीटोन कह रहा है तो ये होगा नहीं। शुगर बढ़ा है, अब यहाँ पे शुगर बढ़ा है तो RL के साथ इंसुलिन भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, और नॉन ऑफ द अबव इसमें होगा नहीं। तो यहाँ पे मरीज को सबसे अच्छा जो है क्या है, NS देना, हम NS देंगे, ठीक है, नॉर्मल NS प्रीफर करते हैं। ओके, चलिए, मलेरिया का कारण क्या है माय डियर, तो मलेरिया वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, इनमें से कोई नहीं। तो इतना आसान क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर बताइए, मलेरिया का कारण क्या है। आगे है, रक्त के माध्यम से बीमारी के संचरण का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है, यानी रक्त के माध्यम से कौन सा बीमारी है जो इसमें नहीं फैलता है, ठीक है। तो देखिए, रक्त के माध्यम से HIV फैलता है, हेपेटाइटिस जो B है ये भी फैलता है, लेकिन हेपेटाइटिस E नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस E और A ये दोनों ऐसा हेपेटाइटिस है जो भोजन और गंदे पानी से जो है ओरल फीकल माध्यम से फैलता है। ओके, चलिए 35 नंबर, एक रोगी को फेफड़े का क्षय रोग है, यानी उसे TB है, पल्मोनरी TB है, ठीक है, उसे यक्ष्मा विरोधी थेरेपी शुरू की गई, यानी उसे एंटी ट्यूबरकल में थेरेपी शुरू की गई। उसे लाल रंग के पेशाब की शिकायत हुई, ठीक है, शिकायत हुई। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई मरीज को एंटी ट्यूबरकल मेडिसिन शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये सब साइड इफ़ेक्ट होता है कि भूख में कमी होना, ओके, यूरिन जो है लाल होना, ठीक है, संतरे कलर का होना, ऐसे हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मरीज को पहले काउंसलिंग कर देंगे, बता देंगे कि ये सब समस्या थोड़ा होगा, घबराना नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 है, रक्तस्रावी आघात के रोगी को रक्तदान की आवश्यकता होती है, उसका ब्लड ग्रुप B+ है। ब्लड बैंक ने बताया कि निम्न रक्त समूह का रक्त उपलब्ध है, किस रक्त का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक पेशेंट जो है हेमरेजिक वाला पेशेंट है, यानी उसे ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, और उसे ब्लीडिंग ज़्यादा होने से उसे शॉक लग गया, आघात लग गया, ठीक है, और जब उसे आघात लगा तो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है। ब्लड बैंक में गया रोगी के अटेंडेंट पता करने, ठीक है, तो उससे पहले जान लीजिए कि रोगी का ब्लड ग्रुप B+ है, ठीक है। अब ब्लड बैंक में गया पता करने अटेंडर, तो ब्लड बैंक वाला बताया कि मेरे पास निम्न जो है ब्लड ग्रुप का ब्लड अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लड बैंक में कौन सा ब्लड ग्रुप अवेलेबल होगा जो इस B+ वाले को चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल लॉजिक जानते हैं कि जो O वाला होता है, O+ वाला, यह किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है,
ए बी वाला किसी से भी ले सकता है, समझ लीजिए। ए सर्वदाता होता है, ए सर्वग्राही होता है, ठीक है, ए बी वाला। तो जो ओ पॉजिटिव है जो सबको दे सकता है, मतलब वो बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, समझ है कि नहीं, बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, बात समझे कि नहीं। तो ए तो होगा नहीं, ए तो ए वाला को ही देगा, ए बी निगेटिव होगा नहीं, ए बी पॉजिटिव है तो सबसे ले सकता है, दे नहीं सकता है, तो ये भी गलत है। लेकिन ओ पॉजिटिव बेचारा सबको दे सकता है, इसलिए बी पॉजिटिव वाला को भी दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ब्लैंक में ओ पॉजिटिव अवेलेबल है, वो ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है हेमलिच मैन्यूएवर। यह मैन्यूएवर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। मैन्यूएवर एक प्रकार से तरीका, एक प्रकार से स्किल है जिसका उपयोग करके लोगों को बचाया जाता है, उपाय किया जाता है। एक उपाय है, मैन्यूवर मतलब एक उपाय, तरीका, ठीक है। तो हेमलिच तरीका यानी कुशलता, पेट पर जोर देना का उपयोग उस रोगी के लिए किया जाता है। किस रोगी के लिए? जो पेट पर जोर देना। हेमलिच मैन्यूएवर मतलब पेट पर जोर देना, ठीक है। ए ब्लडी नोज, ए ब्लॉकेज एयर पे, फैलन आउट ऑफ बेड और इम्पेयर आईसाइट। तो देखिए होता क्या है, कभी कभी ऊपरी जो श्वसन तंत्र है उसमें अगर किसी तरह से रुकावट होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ये हम हेमलिच मैन्यूएवर का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करके होता ये है कि पेट पर दबाव डालने से, जोर देने से अचानक से फेफड़ा पर दबाव पड़ता है और फेफड़ा जो है अपने जो ब्रोंकाइटिस है, ट्रेकिया है, वहाँ दबाव देता है और बैक साइड में ऊपर की तरफ श्वसन को फेंकता है, जिससे क्या होता है कि जो कुछ फंसा है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वह निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए ए जिसका वायु मार्ग अवरुद्ध हो उसे हम लोग हेमलिच मैन्यूएवर देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि एक छोटी चम्मच में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितना मिलीमीटर होते हैं? तो 5 मिलीमीटर होते हैं एक टी स्पून में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 39, संक्रमण की रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? तो भाई संक्रमण के रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम हाथ की, रोगी के देखभाल से पहले हाथ और बाद में दोनों कंडीशन में हाथ को हैंड वॉश करते हैं, प्राइमरी यही होता है। आगे है बेहोश रोगी में प्रेशर सोर की रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? यानी एक बेहोश मरीज काफ़ी दिनों से बेड रिडेन है, ठीक है ना, वह बेड पर काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंटली पोजीशन चेंज, यानी लगातार बार बार 2 घंटे 1 घंटे पर पोजीशन को बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 40 तक मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, यानी 21 से 40 20 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।